नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। क्रिसमस पर मैया सम्मान योजना की बड़ी सौगात, करीब 4 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई राशि। झारखंड सरकार ने क्रिसमस के अवसर पर राज्य की महिलाओं को विशेष उपहार दे दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची के लाखों महिलाओं के बैंक खातों में नवंबर माह की सम्मान राशि भेज दी गई है। रांची डीसी ने ट्वीट कर इस भुगतान की विस्तृत जानकारी साझा की है। मिली जानकारी के अनुसार रांची जिले की कुल 3,93,084 महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया है। 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 98,27,10,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। डीसी द्वारा किए ट्वीट के अनुसार जिले के कई प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिला है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 25,038 लाभुकों को सहित कांके में 31,781, मांडर में 23,308 और सिल्ली में 21,390 महिलाओं को लाभ मिला है। अन्य प्रमुख इलाकों में बेड़ो 20,761, चान्हो 19,851, रातू 18,790, ओरमांझी 18,342 और तमाड़ 18,758 के खाते में सम्मान की राशि भेजी गई है। वहीं बुढ़मू में 18,152, नगड़ी में 18,084, नामकुम में 18,053, अनगढ़ा में 16,935 और हेहल में 15,537 के साथ साथ सोनाहातू, अरगोड़ा, लापुंग, इटकी, बड़गाई, खलारी, राहे और बुंडू के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों महिलाओं के खातों में भी 2500 रुपए की दर से राशि भेज दी गई है। झारखंड में पेसा एक्ट लागू, ग्राम सभा को मिली ये शक्तियां। झारखंड सरकार ने पेसा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसमें ग्राम सभाओं को विशेष शक्ति और दायित्व दिए गए हैं। क्षेत्र में खनन और जमीन अधिग्रहण के लिए अब ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा ग्राम सभा को लघु वन उपज के उपयोग, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जल संसाधन प्रबंधन के भी अधिकार प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी है। आइए समझते हैं कि पेसा नियमावली से ग्राम सभा को कौन कौन सी शक्तियां मिल जाएंगी। पेसा नियमावली लागू होने के बाद अब झारखंड में देसी या विदेशी शराब की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही खुलेगी। ग्राम सभा के निर्णयों की अवहेलना कर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। झारखंड में घर में चोरी, मवेशी चोरी और सामान्य अपराधों की सुनवाई के अलावा भूमि कब्जे की कोशिश, हल्की मारपीट जैसी अपराधों की सुनवाई ग्राम सभा करेगी। इसके अलावा ग्राम सभा ही पंचायतों के स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र संचालन, शिक्षकों, डॉक्टरों, पारा मेडिकल कर्मी पर ग्राम सभा कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे को लेकर तैयारी तेज, सचिव और आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को जमशेदपुर एवं आदित्यपुर आगमन प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल तथा जोनल आईजी मनोज कौशिक द्वारा परिसदन जमशेदपुर में माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों को समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पूर्व सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी एवं सरायकेला खरसावां के डीसी नीतीश कुमार सिंह के अलावा पूर्व सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडे, सरायकेला खरसावां एसपी मुकेश लुनायत समेत अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। रांची की विजिबिलिटी 50 मीटर पर पहुंची। गढ़वा, पलामू सहित 11 जिलों में शीतलहर, लोहरदगा का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस, येलो अलर्ट जारी। झारखंड इस समय शीतलहर की चपेट में है। राजधानी रांची सहित राज्य के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह और देर रात घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। मंगलवार को लोहरदगा राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा है, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रांची में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर रह गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। डाल्टनगंज में 7.5, बोकारो में 9.5, कोडरमा में 9.7, गुमला में 8.5, हजारीबाग में 6.9, खुंटी में 8.0, लातेहार में 9.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में सर्दी और तेज हो सकती है। वहीं गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिलों में ठंड और कोहरा लोगों को कपकपाने पर मजबूर करेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने तथा सावधानी बरतने की सलाह दी है। जमशेदपुर में गैरेज में लगी भीषण आग, कार जलकर राख, इलाके में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक गैरेज में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना हाथी घोड़ा मंदिर के पास स्थित एक निजी गैरेज में हुई, जिससे आसपास के इलाके में
हड़कंप मच गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। गैरेज के आसपास मौजूद दुकानदार और स्थानीय लोग घबराकर अपनी अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग फैल चुकी थी। स्थानीय प्रयास नाकाम साबित हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सबसे पहले गैरेज में खड़ी एक कार में आग लगी। देखते ही देखते कार से उठती लपटों ने पूरे गैरेज को अपनी चपेट में ले लिया। गैरेज में मौजूद ज्वलनशील सामग्री और वाहन के कारण आग और भड़क गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं गैरेज का ढांचा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आईएएस विनय चौबे व उनकी पत्नी के बयान में अंतर, एसीबी को गुमराह करने की कोशिश। झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह समेत विनय चौबे के साले सहराज और ससुर पर दर्ज आय से ज्यादा संपत्ति केस की जांच कर रही है। एजेंसी की अब तक की जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता तथ्यों को स्पष्ट करने के बजाय जांच को टालने, भ्रमित करने और वास्तविक आर्थिक स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। एसीबी की पूछताछ के दौरान बार बार यह देखा गया कि स्वप्ना संचिता महत्वपूर्ण वित्तीय सवालों पर स्पष्ट उत्तर देने से बचती रही और दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। एसीबी ने के मुताबिक यह स्थिति जांच में सहयोग की कमी और बड़े स्तर पर आर्थिक अनियमितता छुपाने के संकेत देती है। साहिबगंज में लगी भीषण आग, 3 घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। साहिबगंज के राजमहल अंचल अंतर्गत लखीपुर पंचायत के मानसिंघा बालीटोला में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आग एक घर में लगी थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की 2 अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगते ही पूरे टोले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की है और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी है। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचने से पहले ही तीनों घर पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। इस अग्निकांड में लाखों रुपए के संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों व पेंशनरों को भी 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले झारखंड सरकार के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों और पेंशनरों को भी अब 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा मिल पाएगा। हवाई हादसे में मौत पर उनके आश्रितों को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मंगलवार को वित्त विभाग और बैंक ऑफ इंडिया के बीच वेतन व पेंशनर खाता पैकेज को लेकर MOU हुआ है। इस पर वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह और बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक संजीव कुमार ने हस्ताक्षर किया है। तय हुआ कि जिन कर्मचारियों और पेंशनरों का बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी पेंशन अकाउंट नहीं है, भविष्य में इस बैंक में खाता खोलने पर उन्हें भी लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, संवेदनशील सरकार होने के नाते हम लोग कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। उन्हें काम का बेहतर वातावरण देना और आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस योजना के लागू होने के बाद हर वे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और पेंशनर इसके दायरे में आ जाएंगे जिनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है। आउटसोर्सिंग कर्मी इसके दायरे में नहीं आएंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा निंदनीय, इरफान अंसारी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा को लेकर झारखंड के कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू भाइयों और बहनों के साथ अमानवीय, बर्बर और हिंसक व्यवहार किया जा रहा है, वह अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसी घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। इरफान अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को मारा पीटा और डराया जा रहा है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं मानवता को झकझोर देने वाली हैं और हिंसा व क्रूरता का किसी भी देश, धर्म और व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से ये घटनाएं उन्हें अंदर तक व्यथित और आहत करती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। झारखंड में पेशा न्यामोली को मिली मंजूरी। देश के 10 राज्यों में शामिल प्रदेश अनुसूचित जिलों में ग्राम सभा की व्यवस्था मजबूत होगी। झारखंड में पेशा कानून को मंजूरी मिल चुकी है। अब अधिसूचना जारी होते ही यह कानून प्रदेश के 14 अनुसूचित जिलों में पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा, जबकि पलामू, गोड्डा और गढ़वा जैसे जिलों में आंशिक रूप से लागू होगा। इस कानून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यह पूरा कानून पेशा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 है। अब इसके लागू हो जाने से ग्राम सभा मजबूत होगा। राज्य में स्वशासन, भूमि, खनिज और जल प्रबंधन अब ग्राम सभा के हाथ में होगा। इस तरह कानून के लागू होने के साथ ही झारखंड देश के उन 10 राज्यों में शामिल हो चुका है जहां यह एक्टिव है। केंद्र सरकार ने साल 1996 में पेशा कानून लागू किया था। इसका उद्देश्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करना था, लेकिन एकीकृत बिहार में इसकी नियमावली नहीं बनाई गई। वर्ष 2019 और 2023 में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया था,
लेकिन लागू नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। साल 2024 में मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 माह के अंदर पेशा नियमावली लागू करने का निर्देश दिया था। पेशा नियमावली के अनुसार ग्राम सभा का गठन होगा और प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होगी। ग्राम सभा के 10वें हिस्से या आधे सदस्यों की लिखित मांग पर ग्राम प्रधान को 7 दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी। बैठक के कोरम के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 उपस्थिति अनिवार्य होगी। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधान पहले से ही पेशा के अनुरूप है, इसलिए पंचायत चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ेगा। 800 रुपए के चक्कर में दिव्यांग का खाता सीज, हाथों के सहारे थाने के चक्कर लगाने को मजबूर। बोकारो के इंद्रजीत गजब फंस गए। झारखंड के बोकारो के सियालजोड़ी में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ दिव्यांग किराना दुकानदार इंद्रजीत महतो के लिए 800 रुपए का डिजिटल भुगतान स्वीकार करना अब परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुकानदार के खाते को संदिग्ध ट्रांजैक्शन मानते हुए सीज कर दिया गया है। सितंबर में इंद्रजीत महतो की किराना दुकान पर एक ग्राहक ने सामान खरीदने के एवज में 800 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। कुछ दिनों बाद 12 सितंबर को अचानक उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया। जब उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो बैंक से बताया गया कि उनका खाता साइबर फ्रॉड से जुड़े किसी मामले में फ्रीज किया गया है। यह जानकारी उनके लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह खुद एक छोटे दुकानदार हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है। खाता फ्रीज होने के बाद इंद्रजीत महतो सबसे पहले बैंक पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें साइबर थाना जाने की सलाह दी गई। इसके बाद वह बोकारो जिला साइबर थाना पहुंचे। कई बार वहां जाने के बावजूद उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर राजधानी रांची से साइबर थाना भेज दिया कि मामला वहीं से सुलझाया जा सकता है। 2 चरणों में होगी 10वीं की परीक्षा, प्रश्न पैटर्न भी चेंज। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई है। 2026 में होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च तक और दूसरे चरण की परीक्षा 15 मई से 1 जून तक होगी। परीक्षा देने में ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के बीच जानकारी साझा की जा रही है। सीबीएसई पटना के कोऑर्डिनेटर SC झा ने कहा कि सभी स्कूलों को 10वीं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि बच्चों को जवाब देने में परेशानी नहीं हो। इसके लिए सभी स्कूलों को मॉडल पेपर से अभ्यास करने का आग्रह किया गया है। NCERT की किताबें अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे अच्छा संसाधन मानी जाती हैं। इसके अलावा आप संदर्भ पुस्तकों, अध्ययन मार्गदर्शिकाओं, ऑनलाइन संसाधनों और वीडियो ट्यूटोरियल्स की मदद से भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। कौन होगा झारखंड पुलिस का नया DGP? सरकार अपनी नई नियमावली से करेगी नियुक्ति। झारखंड में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर चल रहे संशय जल्द ही खत्म होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान प्रभारी DGP तदाशा मिश्रा को सेवा विस्तार दिए जाने संबंधित कोई फाइल आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि झारखंड सरकार 1 जनवरी 2026 को राज्य को नया DGP देगी। DGP की नियुक्ति के लिए IPS अधिकारियों के नामों का पैनल अभी तक संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार फरवरी 2025 में बनाई गई अपने ही DGP के चयन और नियुक्ति नियमावली 2024 के तहत DGP की नियुक्ति करेगी। कैबिनेट ने पेशा नियमावली को दी मंजूरी, जनजातीय स्वशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम। राजेश ठाकुर। झारखंड सरकार ने पेशा कानून की नियमावली को मंजूरी देकर राज्य के जनजातीय स्वशासन को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर उन्हें सराहना और बधाई दी गई है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 29 सालों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का सपना साकार हो पाया है। उन्होंने कहा कि व्यापक जन विमर्श और निरंतर अध्ययन के बाद लिया गया यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि पेशा कानून अब कागजों में नहीं बल्कि ग्राम सभाओं में जीवंत रूप में लागू हो। राजेश ठाकुर ने कहा कि यह फैसला अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने और आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को धरातल पर उतारने का ठोस कदम है। IIT ISM के छात्रों संग केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने की चाय पर चर्चा, झरिया समेत कई मुद्दों पर हुई बात। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी IIT ISM कैंपस में स्थित रामधनी चाय दुकान पहुंचे, जहां संस्थान के छात्रों के साथ चाय पर चर्चा की है और साथ में बैठकर चाय का लुत्फ भी उठाया। चाय पर चर्चा के दौरान छात्रों ने झरिया की समस्याओं को कोयला मंत्री के समक्ष रखा और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया है। वहीं छात्रों ने कहा कि झरिया में जिस तरह से माइनिंग हो रही है
ओबी डंप के कारण लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रभाव आम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। छात्रों ने कहा कि प्रदूषण के प्रभाव के कारण बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। यह स्थिति अभी झरिया की है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो भविष्य में यह स्थिति पूरे धनबाद की हो सकती है। इस पर मंत्री ने छात्र को जवाब देते हुए कहा कि झरिया में लगी आग के कारण जो गैस निकल रही है, इस पर काबू पाना एक बात बड़ी चुनौती बन चुका है। मेडिकल शिक्षा को नई दिशा, हेमंत सरकार की पहल पर बोले इरफान अंसारी। झारखंड में मेडिकल शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अनुभव और दूरदर्शी सोच आज पूरी तरह काम आ रही है। मेडिकल शिक्षा को लेकर जिस गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, वह सराहनीय है। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई लगभग 1 घंटे की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि यूनिवर्सिटी के गठन से राज्य में बड़ी संख्या में डॉक्टर तैयार होंगे, समय पर परीक्षाएं और परिणाम सुनिश्चित होंगे और वाइस चांसलर की नियुक्ति सहित सभी शैक्षणिक व्यवस्थाएं पारदर्शी और मजबूत होंगी। जेएमएम प्रवक्ता पंकज मिश्रा का ऐलान, साहिबगंज और पाकुड़ से पत्थर ढुलाई बंद, रेल विकास के लिए करेंगे आंदोलन। साहिबगंज में रेल विकास को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने आगामी 16 जनवरी 2026 से साहिबगंज और पाकुड़ से रैक लोडिंग के माध्यम से होने वाले पत्थर ढुलाई को पूरी तरह से ठप करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में साहिबगंज के पत्थर व्यवसायियों के साथ उनकी एक बैठक हुई, जिसमें पत्थर व्यवसायियों ने एक स्वर में अपना समर्थन देने की बात झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा से कही है। पत्थर व्यवसायियों ने कहा कि यह आंदोलन व्यक्तिगत या पार्टी विशेष के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि साहिबगंज के विकास से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ के लिए अत्यंत आवश्यक है। पत्थर व्यवसायियों ने भरोसा दिलाया कि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 16 जनवरी से वे सभी रेलवे रैल के माध्यम से होने वाले पत्थरों की ढुलाई बंद कर देंगे। इसके लिए 5 जनवरी से ही वे लोग इंडेन लगाना बंद कर देंगे। झारखंड कैबिनेट के फैसले, बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ, जेएसएससी की नियमावली में बदलाव। रांची के कांके में बंद राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ हो चुका है। मंगलवार को ही झारखंड सरकार की कैबिनेट ने बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद को तकनीकी सहयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। एनएमआरआई की ओर से फैक्ट्री को चालू करने में सहयोग किया जाएगा ताकि लोगों को फैक्ट्री का लाभ मिल सके। यहाँ पर पहले की तरह भेड़ और बकरी के मांस को प्रोसेस किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अब एनएमआरआई इसके लिए तकनीक सहयोग देगा, जिससे बेकन फैक्ट्री को शुरू किया जाएगा। इंस्टीट्यूट से मिले प्लान के आधार पर काम होगा। फैक्ट्री को चलाने के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ विभागीय टीम ने 28 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा किया था। बेकन फैक्ट्री को शुरू करने के लिए एनएमआरआई के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद 6 जून को एक टीम ने बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। झाड़ग्राम पुरुलिया एक्सप्रेस 2 जनवरी से रद्द, लोकल यात्रा करने वालों को होगी परेशानी। कोहरे के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी जारी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 जनवरी से अगले आदेश तक 18 मेमू ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी किया है। इसमें 13 ट्रेनें 2 जनवरी से तो 5 ट्रेनें 3 जनवरी से रद्द रहेंगी। ट्रेनों के रद्द रहने से नए वर्ष में लोकल की सवारी करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। रद्द ट्रेनों में झाड़ग्राम पुरुलिया, खड़गपुर बेलदा, विष्णुपुर धनबाद, धनबाद बांकुरा, बांकुरा यशवंतपुर, खड़गपुर झाड़ग्राम, झाड़ग्राम खड़गपुर, पुरुलिया झाड़ग्राम, चक्रधरपुर राउरकेला, झारसुगुड़ा संबलपुर, संबलपुर झारसुगुड़ा, बेलदा खड़गपुर, राउरकेला चक्रधरपुर मेमू समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। इधर कोहरे के कारण धनबाद से गुजरने वाली प्रीमियम ट्रेनों के लेट चलने का सिलसिला भी जारी है। 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त, 15 जिलों में 76 स्थानों पर तैनात जवान होंगे प्रभावित। झारखंड के 15 जिलों में विभिन्न पिकेट थानों और अन्य स्थानों पर तैनात 504 स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस जवानों की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई अनुबंध आधारित सेवा नियमों के तहत की गई है, क्योंकि इन जवानों ने अपनी 7 साल की अधिकतम सेवा अवधि पूरी कर ली है और झारखंड हाईकोर्ट से भी उन्हें सेवा विस्तार को लेकर कोई न्यायिक राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब सरकार जल्द इन 504 सैप जवानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जवानों के हटाए जाने के बाद सैप बटालियनों की संख्या में बड़ी कमी आएगी। वर्तमान में सैप 1 बटालियन में 586 जवान और सैप 2 बटालियन में 698 जवान बचेंगे। आरकेएस कंस्ट्रक्शन के संस्थापक राम कृपाल सिंह गंभीर रूप से अस्वस्थ।
आरकेएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं अध्यक्ष रामकृपाल सिंह की तबीयत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए पटना के प्रसिद्ध पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रामकृपाल सिंह पिछले करीब 15 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर है, हालांकि इलाज जारी है। गौरतलब है कि रामकृपाल सिंह आरकेएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक रंजन कुमार के पिता हैं। रामकृपाल सिंह के नेतृत्व में आरकेएस कंस्ट्रक्शन ने झारखंड और बिहार में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इसमें रांची का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, झारखंड विधानसभा भवन सहित दर्जनों प्रमुख निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। राहुल दुबे गैंग ने ली सयाल उरीमारी गोलीकांड की जिम्मेदारी, व्यापारी निशाने पर। हजारीबाग के सयाल उरीमारी क्षेत्र में मंगलवार रात सोनाराम मांझी नाम के एक व्यापारी की काली स्कॉर्पियो पर हुई गोलीबारी की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। राहुल दुबे गैंग नाम के एक आपराधिक गिरोह ने बुधवार की सुबह सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से धमकी भरा संदेश जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली है। राहुल दुबे गैंग ने गोलीकांड की जिम्मेदारी लेते हुए व्यापारियों को चेतावनी भी दी है। गैंग ने सोनाराम मांझी से कहा है कि गाड़ी पर किया गया यह हमला सिर्फ कान का पर्दा हटाने के लिए था। धमकी दी कि अगर नहीं सुधरा तो अगली बार गाड़ी की जगह सीधे तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। गैंग की चेतावनी यही खत्म नहीं हुई, उसने उन सभी स्थानीय व्यापारियों को भी धमकाया है जो कथित तौर पर उनके फोन कॉल संभवतः रंगदारी या लेवी के लिए का जवाब नहीं दे रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं। पेशा न्यामोली पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने उठाए सवाल, गजट प्रकाशित होने पर हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी। झारखंड सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पेशा न्यामोली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है, लेकिन दूसरी ओर पेशा न्यामोली को लेकर सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ रहे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्टो ने इसे छलावा करार दिया है और कहा कि गजट नोटिफिकेशन के बाद सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए एक बार फिर वहीं त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू कर दी है, जिसे न्यायालय पहले ही संसदीय अधिनियम 1996 के खिलाफ बता चुका है। अनिल गोयल को ईडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए 1 सप्ताह का समय मिला। धनबाद के कोयला व्यापारी अनिल गोयल ने ईडी के समक्ष हाजिर होने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। अनिल गोयल के आवेदन पर ईडी ने उन्हें और 1 सप्ताह का वक्त दे दिया है। अनिल गोयल लाल बहादुर सिंह सहित अन्य कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर छापामारी के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद ईडी ने अनिल गोयल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। जानकारी के मुताबिक ईडी ने गोयल को 23 दिसंबर 2025 को दिन के 11 बजे तक रांची स्थित जोनल कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन गोयल निर्धारित तिथि पर हाजिर नहीं हुए। उन्होंने पूछताछ के लिए ईडी सामने पेश होने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। उल्लेखनीय है कि ईडी झारखंड और ईडी कोलकाता ने 21 नवंबर को एक साथ कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने छापेमारी के दायरे में अनिल गोयल, लाल बहादुर सिंह, दुमका के अमर मुंडा सहित अन्य लोगों को छापेमारी के दायरे में शामिल किया था। विकास रजक बने युवा कांग्रेस के सिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष पद पर मिली है जीत। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव हुआ। युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के नतीजे घोषित होते ही रांची जिले में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। सिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पद पर विकास रजक की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के युवा नेता बनता गांव निवासी विकास रजक ने सिल्ली विधानसभा युवा कांग्रेस का चुनाव जीता है। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विकास रजक कांग्रेस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रूप में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को सशक्त किया है, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। नामांकन के समय से ही उन्हें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सदस्यों का भरपूर समर्थन मिल रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान विकास रजक ने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने, युवाओं की आवाज को प्राथमिकता देने और सिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। लूटकांड की जांच करने विजय ज्वेलर्स पहुंचे एसपी, ली जानकारी। रामगढ़ एसपी अजय कुमार बीते 21 दिसंबर को हुए लूटकांड की जांच के लिए विजय ज्वेलर्स पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ज्वेलर्स दुकान के संचालक विजय वर्मा से लूट के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। इस दौरान मौके पर एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी, भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार सहित पुलिस बल भी मौजूद रहे। जांच के बाद एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस घटना के समय से ही सक्रिय है और कई जगह छापेमारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही इस लूटकांड का खुलासा किया जाएगा और इस वारदात में शामिल अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एसपी ने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों और उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि किसी भी घटना का पता लगाने में पुलिस को मदद मिल सके। रांची के तुपुदामा में सैली ट्रेडर्स पर एसआईटी का छापा, दस्तावेज
ब्लैंक चेक और हथियार बरामद। अवैध कफ सिरप कारोबार की जांच में रांची पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सैली ट्रेडर्स के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी मात्रा में दस्तावेज, ब्लैंक चेक और 2 हथियार बरामद किए हैं। बरामद दस्तावेजों से अंतर्राज्यीय मनी ट्रेल और कफ सिरप सप्लाई चेन के कई अहम सुराग मिले हैं। सिटी DSP KB रमन ने नेतृत्व में गठित SIT ने यह छापेमारी सैली ट्रेडर्स की दुकान, गोदाम और कर्मियों के रेंटल मकान पर की है। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गोदाम में रखे सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की और कई अहम कागजात जब्त कर अपने साथ ले गई है। प्रारंभिक जांच में SIT को बंगाल और उत्तर प्रदेश से कफ सिरप सप्लाई के इंटर स्टेट नेटवर्क के प्रमाण मिले हैं, जब दस्तावेजों में लेन देन से जुड़े ऐसे सबूत मिले हैं जो इस अवैध कारोबार के अंतर्राज्यीय स्वरूप की पुष्टि करते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।